अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक्सप्रेस न्यूज़ की खसूसी इलेक्शन ट्रांसमिशन जमूर का मंशूर में खुशामदीद। मैं हूँ सैयद मुजम्मिल। इलेक्शन में अब चंद रोज़ बाकी रह गए हैं और सबसे बड़ा सवाल हर आने वाली हुकूमत के लिए यही होता है कि वो इकॉनमी को कैसे मैनेज करती है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर टॉप प्रायोरिटी किसी भी हुकूमत की इस स्टेज के ऊपर या इससे पहले गुज़श्ता चंद सालों में इकॉनमी की मैनेजमेंट ही रही है। और इसमें सिर्फ मैनेजमेंट डोमेस्टिक नहीं बल्कि इंटरनेशनल भी होती है। उसकी वजह यह है कि IMF से मुज़ाकरात कैसे रहते हैं, पाकिस्तान के जो इंटरनेशनल पार्टनर्स हैं वो कितना बेल आउट करते हैं। अनफॉर्चुनेटली इसी पे रिलाई करना पड़ता है और इसी को कामयाबी गर्दाना जाता है पॉलिटिकल पार्टीज़ की भी। प्राइवेटाइजेशन का आर्ग्यूमेंट बहुत सी पार्टीज़ करती हैं, नून लीग ने भी किया, तहरीक इंसाफ ने भी किया, लेकिन क्या उसका जो रिज़ल्ट है वो आवाम के हक़ में जाता है, कोई फ़ायदा होता है उनको? अगर सरकारी इदारों की निजकारी का आर्ग्यूमेंट किया जाए तो उससे क्या ये जो इदारे जो अभी तनज़्ज़ुली का शिकार हैं इसमें कुछ बेहतरी आ सकती है? ये बहुत बड़ा सवाल है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर इकनॉमिक परफॉर्मेंस की बात करें तो रिसेंटली जो ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट भी सामने आई थी जिसमें कहा गया था कि नून लीग की जो इकनॉमिक मैनेजमेंट थी वो तकरीबन पिछली 3 दहाइयों में सबसे बेहतर रही। और जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं वो भी यही बताते हैं कि शायद किसी हद तक रोड ब्लॉक्स कम हैं नून लीग के रास्ते में, गवर्नमेंट फॉर्म करने का जो उनका रास्ता है उसमें। तो अगर मुस्लिम लीग नवाज़ हुकूमत फॉर्म करती है और मेजॉरिटी लेकर आती है तो क्या उसी इकनॉमिक परफॉर्मेंस को जिसकी बेस पे वो वोटर को इस वक्त अपील कर रहे हैं कि 2013 से 18 के दरमियान हमने मुल्क के बहुत से मुआशी मसाइल भी हल करके दिए, उसको दोबारा से रिडीम कर सकते हैं या नहीं कर सकते? और एक और अहम बात कि मंशूर के अंदर जो मुख्तलिफ पार्टीज़ का अब तक सामने आया है वो मुकम्मल तो नहीं है खैर, लेकिन जितनी भी इसमें डिटेल है उसमें बहुत सी पार्टीज़ ये भी क्लेम करती हैं कि ज़र मुबादला जो है वो उसको अनप्रेसिडेंटेड सतह पर ले जाएंगे, जिस तरह मुत्तहिदा की तरफ से कहा गया और पार्टीज़ की तरफ से कहा गया। तो वो कितना प्रैक्टिकल है? मंशूर में क्या कुछ शामिल होना चाहिए और कौन सी ऐसी इकनॉमिक रिफॉर्म्स है जिसमें पाकिस्तान ये एडहॉकिज़म का शिकार ना हो और लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ 5 ईयर प्लान्स की तरफ आए ताकि कोई रिलीफ आवाम को हकीकी सतह पर मिल सके? इस पर आज हम बात करते हैं। हमारे साथ एक्सप्रेस न्यूज़ के इकनॉमिक कॉरेस्पॉन्डेंट शहबाज राना साहब मौजूद हैं। शहबाज साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा, सबसे पहले तो आपने भी देखा सियासी जमातों का जितना एजेंडा या मंशूर अब तक सामने आया, लेकिन आपको लगता है कि जो टॉप प्रायोरिटी है आने वाली गवर्नमेंट्स की वो किसी और एवेन्यू से पहले सिर्फ इकनॉमिक एवेन्यू में ही रहेगी? क्योंकि सबसे बड़ी तनकीद जितनी पार्टीज़ पाकिस्तान को रिसेंटली रूल करके गई हैं उन पर महंगाई के हवाले से ही होती है, इन्फ्लेशन के हवाले से ही होती है, प्राइवेटाइजेशन के हवाले से ही होती है। तो मैनिफेस्टोज आपको कैसे लगे अब तक जितने भी आए हैं, और कोई पार्टी सीरियस है इन मसाइल को हल करने में, रिफॉर्म करने में? द क्वेश्चन कि क्या इकोनॉमी जो है वो प्रायोरिटी रहेगी अगली गवर्नमेंट की? बिल्कुल रहेगी। इसके अलावा कोई भी गवर्नमेंट जो बनाएगा उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। इसमें जितनी जल्दी एक मुस्तहकम ये हुकूमत बना सकें और ऐसी गवर्नमेंट बना सकें जो कि लगे कि आगे चल भी सके, उतना ही जल्दी इकोनॉमिक जो आपका पैकेज है उसके ऊपर काम शुरू हो जाएगा। क्योंकि मसला इस वक्त ये है कि माजी में कोई जितना मर्जी क्लेम करता रहे, ब्लूमबर्ग भी जो मर्जी लिखता रहे, कोई गार्डियन में लिखवाता रहे, वट एवर जो भी एक सूरत हाल है, जो इकोनॉमिक मैनेजमेंट रही है चाहे 2013 से 18 का पीरियड था या 18 से 22 का और फिर 22 और 23 का पीरियड, ये रिलेटिव टर्म्स में बेहतर और खराब हुई है। ओवरऑल पाकिस्तान पिछले 30 साल से ज्यादा अरसे से मुसलसल एक ऐसी गहराई की तरफ जा रहा है जहां से इसके निकलने के जो चांसेस हैं वो दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं। और हमारी जिस किस्म के अभी अगर आप इनकी बातें भी सुने, चाहे पीपल्स पार्टी की है या नून लीग की है, वो ऐसे लग रहा है कि वो अखराजात करना चाह रहे हैं और अखराजात भी ऐसे वक्त में वो करना चाह रहे हैं जब उनके पास पैसा है ही नहीं। पाकिस्तान का जो कर्जा है वो पहले ही अनसस्टेनेबल हो चुका है। पाकिस्तान की फाइनेंस मिनिस्टर हैं जो इंटरम में खुद ये बात कह चुकी हैं कि हमारा जो कर्जा है वो अनसस्टेनेबल हो चुका है। और IMF ने भी जो उनकी रिसेंट रिपोर्ट आई है उसके अंदर इस चीज पे कमेंट किया है कि जो पाथ टू सस्टेनेबिलिटी है वो नैरो हो रहा है। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का जो कर्जा हाईली रिस्की हो गया है। तो अगर इस बैकग्राउंड के अंदर कोई कह रहा है कि हम 300 यूनिट्स बिजली है वो मुफ्त दे देंगे हर महीने, कोई कह रहा है हम 200 यूनिट्स बिजली मुफ्त दे देंगे, कोई कह रहा है कि हम जो टैक्स एमनेस्टी स्कीम दे देंगे, कोई कह रहा है कि हम 3-4 किस्म के हेल्थ कार्ड, किसान कार्ड, एजुकेशन कार्ड, पता नहीं क्या क्या दे देंगे। किसी ने अभी तक ये बात नहीं की कि जो पाकिस्तान की टैक्स टू GDP रेशो है वो 8.5% है, जो खित्ते में दुनिया में सबसे कम तरीन है। इस 8.5% की टैक्स टू GDP रेशो से आप कैसे 20% इकोनॉमी के हजम के बराबर खर्चा कर सकते हैं? जो बीच में गैप आ रहा है
कोई 12-12.5% का, जिसमें से कुछ तो ये फिल कर लेते हैं, उसको आने नहीं देते, उसके ऊपर बजट बुक्स के ऊपर नहीं आने देते, 8% के करीब बजट बुक्स के ऊपर आ जाता है, जिसका मतलब ये है कि इस माली साल में पाकिस्तान की जो वफाकी हुकूमत है तकरीबन 8,500 अरब रुपया नया कर्जा लेगी अपने निजाम को चलाने के लिए। लेकिन शहबाज साहब ये जा रहे वापस तो कर नहीं पा रहे। आपने टैक्स वसूली की जो बात की, इस पर तो जो IMF की रीसेंट रिपोर्ट है वो ये कहती है कि हिस्ट्री का सबसे बड़ा जो है वो टैक्स रेज किया है FBR की तरफ से 9,500 अरब रुपए तकरीबन, और ये फॉरकास्ट तो ये बता रही है कि इससे ज़्यादा टैक्स कभी इससे पहले वसूल नहीं हुआ। तो ये भी आपको लगता है इनसफिशिएंट है अब भी? देखिए, ये 9,400 अरब रुपए का हदफ है जो कि 30 जून 2024 तक है, अभी हासिल नहीं हुआ। मतलब हासिल कर लेगा, अगर ये जो फोरकास्ट की जा रही है। हाँ, कर लेगा, उसके चांसेस हैं कि वो हासिल कर लेगा, और जो पहले 6 माह की उसकी परफॉर्मेंस है उसमें हदफ से उसने ज्यादा ही हासिल किया, कम नहीं किया। लेकिन जब इसको आप ट्रांसलेट करते हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी के हजम के ऊपर, तो वो तो वहीं पे आके खड़ा हुआ है 8.5-9% के ऊपर, वो तो आपका मसला हल नहीं कर रहा। अभी जो काबीना में एक समरी गई थी इसी हफ्ते, जिसमें FBR की उन्होंने तंजीमें नौ करनी थी, उसके अंदर खुद फाइनेंस मिनिस्टर ने अपनी समरी में लिखा हुआ है कि हमारा जो कलेक्शन है वो 8.5% है, और जो हमारा पोटेंशियल जितना इकट्ठा होना चाहिए वो 22% है। अब 8.5 और 22% का मतलब के दरमियान जो फर्क है, ये पता कितनी अमाउंट बनती है? 14,000 अरब रुपया। तो आपका पोटेंशियल 14,000 अरब रुपए का मजीद, आप एक ही दफा ये कर नहीं सकते। इट विल टेक टाइम, इट मे टेक इवन मे बी 1 डेकेड। आप उस तरफ सफर का आगाज करते हैं। जी, रेट्रोस्पेक्ट में जो निगरान हुकूमत को इजाफी इख्तियारात दिए गए थे, आपको लगता है कि उसका कुछ फायदा हुआ? जितना भी टेन्योर रहा इनका, बेशक हम कह लें मैंडेट नहीं था, बेशक हम कह लें कि उनका काम नहीं था, लेकिन जो मिला उनको इजाफी इख्तियार, कुछ मिला उससे पाकिस्तान को? देखिए, जो इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 230 है, उसमें जो ओरिजिनली तरमीम प्रपोज की गई थी वो नहीं है जो अप्रूव हुई है। जो जब तरमीम प्रपोज हुई थी उसका मकसद ये था कि इसहाक डार साहब को वजीर आजम बनाना था, और उनके वो वजीर आजम बनाने के बाद स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल से कुछ मामला आगे चलाने थे, कुछ असासे बेचे जाने थे, कुछ फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेके आनी थी, और कुछ एक दो और काम करने थे, एयरपोर्ट्स की आउटसोर्सिंग करनी थी, PIA बेचना था, जो हमारी पोर्ट्स हैं वो कुछ आपने उसको लीज पे देना था, ये उसका मकसद था। लेकिन जब वो अमेंडमेंट, ये तो ड्राफ्टिंग तो होगी बंद कमरों में, वो चीज जब पार्लियामेंट में आती है तो वहां पे उसको काफी ज्यादा टोन डाउन कर दिया जाए। तो उसको अगर उसकी जो मौजूदा शेप है वो इतनी इनको एम्पावर नहीं करती कि टेकर गवर्नमेंट को कि आप इस तरह के कोई फैसले कर सके। लेकिन इस चीज को, इस जो लीगल जो एक हर्डल थी उसको नहीं माना केयर टेकर्स ने, और उन्होंने वो काम करने की भी कोशिश की जो उनका मैंडेट नहीं था। इसका रिजल्ट क्या निकला? इसका रिजल्ट ये निकला कि आज 6 माह के बाद जब हम बैठे बात कर रहे हैं तो आप को कोई बहुत बड़ी इकोनॉमिक उनकी कोई डेवलपमेंट या कोई अचीवमेंट नजर नहीं आती, सवाए एक चीज के जिसको IMF ने खुद भी एक्नॉलेज किया है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी के अंदर एक स्टेबिलिटी आ गई है, जिसका क्रेडिट वो केयर टेकर्स को देते हैं और बिल्कुल जाता भी है उनको। और ये जो स्टेबिलिटी अचीव हुई है इकोनॉमी के अंदर, उसमें जो बहुत बड़ा एक रोल रहा है वो रहा है आपकी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं और मिलिट्री का है। जो रुपया है जिसकी कदर काबू में ही नहीं आ रही थी, वो काबू में ऐसी नहीं आई कि आपके जो रिजर्व्स है उसमें बहुत अरबों डॉलर मजीद आ गए या कुछ पता नहीं क्या। सही, लेकिन शहबाज ये इस साल के एंड पे भी आपको ये स्टेबिलिटी कंटिन्यू होती दिखाई दे रही है, क्योंकि ये फिच की जो रिपोर्ट है ये भी ये बताते हैं कि इलेक्शन का जो साल होता है उसमें हमेशा इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत स्लो हो जाती है, स्ट्रेस इलेक्टोरल पॉलिटिक्स पे चला जाता है। देखिए, इसके दो जावियां देखने के, अगर तो इस वक्त जो एक एक्सचेंज रेट की जो मैनेजमेंट है अगर तो इसी तरीके से चलती रही तो आपको रुपया स्टेबल नजर आएगा, क्योंकि रुपये की स्टेबिलिटी का इंपैक्ट आपकी पूरी इकोनॉमी के ऊपर इस सूरत में आता है कि पाकिस्तान तकरीबन हर चीज मुल्क बाहर से मंगवा रहा है, तो जब हर चीज बाहर से आ रही है उसकी प्राइस पे वो चीज ट्रांसलेट होती है और आपको फिर इन्फ्लेशन और वो सारी चीजें नजर आती है। दूसरा है जो इसके अंदर एस्पेक्ट है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का। अब इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के अंदर ये जो अभी तक आपको काम नजर आ रहा है केयर टेकर्स का, ये महदूद था इस चीज तक कि आपने बिजली की कीमतें बढ़ा दी, गैस की बढ़ा दी, एक और गैस की कीमत बढ़ने जा रही है अगले 2 हफ्तों में। तो अगर ये काम से स्टेबिलिटी आ गई, IMF का प्रोग्राम आपका चल पड़ा बड़े पुरसुकून तरीके से बगैर कोई बहुत बड़ा कोई रुकावट के, IMF ने वो अप्रूव भी कर दिया, एक वेवर भी उसका दे दिया, आगे क्या ये कंटिन्यू करेगा? मोर देन
पॉलिटिकल स्टेबिलिटी विच विल बी वेरी इंपॉर्टेंट बाय द वे, वो ऐसी बात है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी इंपॉर्टेंट नहीं होगी। मोर देन दैट जो चीज डिटरमिन करेगी कितनी जल्दी अगला IMF का प्रोग्राम जो है हुकूमत पाकिस्तान, जो भी हुकूमत वक्त होगी एक माह के बाद, वो कितनी जल्दी नया प्रोग्राम साइन करती है। लेकिन लेट्स से प्रोग्राम जो है मार्च में खत्म हो रहा है जी, लेट्स से कि डार साहब वापस आ जाते हैं, तो बहुत से लोग ये कहते हैं कि वो तो एंटी IMF अप्रोच से आते हैं इनिशियली, सो व्हाट इफ ही रिपीट्स दैट अगेन? देखिए, ये फैसला तो हुकूमत को करना पड़ेगा ना कि उन्होंने IMF जाना है तो या नहीं जाना। अगर नहीं जाना तो उनको ऑल्टरनेट देना पड़ेगा। पिछली दफा जो PDM की गवर्नमेंट थी, जब डार साहब आए और उन्होंने एंटी IMF स्टेटमेंट्स दी और उनकी कुछ चीजें ठीक थी और कुछ इनमें उनकी बातें ऐसी थी जो पॉलिटिकल थी, तो उस वक्त तो उन्होंने काम चला लिया 6-7 माह के लिए, खींच गए किसी न किसी तरीके से। ये सितंबर में आए थे और जून में जाने से पहले नया प्रोग्राम करके पिछला प्रोग्राम इन्होंने बहाल नहीं किया। तो याद रहे, नया प्रोग्राम भी डार साहब के टाइम पे हुआ है। अब जो भी गवर्नमेंट आएगी ऑन द फेस ऑफ इट वो तो 5 साल के लिए होगी ना, तो उसने तो ये नहीं सोचना कि मैंने 2 साल बाद इलेक्शन में चले जाना है या 3 साल बाद चले जाना है। उसने अपनी 5 साल की प्लानिंग करनी है। सही 5 साल की जो प्लानिंग है वो मुझे IMF के बगैर नजर होती नहीं आ रही, चाहे डार साहब फाइनेंस मिनिस्टर हो या जो भी हो। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अब चूंकि प्राइवेटाइजेशन का भी बहुत बड़ा चैलेंज है, तो कितनी अब्रप्टली होनी चाहिए? दूसरी चीज़ कि आपकी ही एक रिपोर्ट एक्सप्रेस में छपी थी जिसमें आपने कहा था कि 31 सरकारी इदारे हैं, 730 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाया खजाने को। तो फिर ये तो केस तो क्लोज एंड शट केस है, इसका मतलब है। देखिए, जो प्राइवेटाइजेशन और निजकारी का जो मसला है, ये बड़ा ही एक इसके ऊपर रॉन्ग प्रायोरिटी की बात है। उसी रिपोर्ट के अंदर जिक्र ये था कि पाकिस्तान में जो सबसे ज्यादा नुकसान करने वाला इदारा है उसका नाम है नेशनल हाईवे अथॉरिटी। जी जी, तकरीबन 170 अरब रुपए के उसके सालाना नुकसान थे। दूसरा इदारा जिसने सबसे ज्यादा नुकसान किया उस साल में वो था पेशावर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी। तीसरा जो इदारा था वो था PIA। अब मुझे एक बात बताइए, क्या आपने सुना कभी कि NHA को प्राइवेटाइज करने को या उसको इवन रिस्ट्रक्चर करने की बात कभी सुनी आपने? क्या आपने कभी सुना कि पेस्को को प्राइवेटाइज किया जाएगा? आप वहां पे जहां पे इनको फोकस करना है वहां पे ये फोकस नहीं कर रहे, PIA के ऊपर सारा फोकस डाला हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा कि PIA को प्राइवेटाइज ना करें। पूरा जो पावर सेक्टर जिसका भी आपने जिक्र फरमाया कि सालाना तो वो 31 कंपनियां 730 अरब रुपए का नुकसान कर रही है, और 730 अरब रुपए में से 376 अरब रुपया सालाना नुकसान ये 10 पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज का है। तो किसके ऊपर ज्यादा फोकस होना चाहिए? डिस्कोस के ऊपर, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के ऊपर। बिल्कुल, उसके ऊपर तो ये बात नहीं कर रहे। उसके ऊपर तो ये कह रहे हैं कि या सूबों को दे देंगे, विच इज अगेन अ फॉर्म ऑफ अ गवर्नमेंट, उसको तो प्राइवेटाइज नहीं करते। या फिर कहते हैं कि हम उसका जो मैनेजमेंट कंट्रोल है वो प्राइवेट सेक्टर में दे देंगे, उसके ऊपर भी कोई बात नहीं हुई। तो प्राइवेटाइजेशन को भी जिस तरीके से लेना चाहिए, जिस तरीके से उसको फोकस करना चाहिए, उस तरीके से फोकस हो नहीं पा रहा। किसी प्रॉफिटेबल इदारे के, OGDC के, PPL के, मारी की गैस के, इनके अगर आप शेयर बेच देंगे तो इसको मैं प्राइवेटाइजेशन नहीं मानता। अच्छा, और GDP के तनासुब से वैसे आइडियल तो 70% होता है, लेकिन हमारे कर्जे तकरीबन 90% से ज़ायद होते जा रहे हैं। तो आपको लगता है कि ये तो रेड जोन से निकलना बहुत ही बड़ा चैलेंज है? जो भी आने वाली गवर्नमेंट है वो तो काफ़ी मसाइल का शिकार होगी पहले रोज से। देखिए, इस वक्त जो पाकिस्तान का कानून है फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डेट लिमिटेशन एक्ट, उसके तहत 60% से ज्यादा पाकिस्तान के ऊपर कर्जों का जो बोझ है वो नहीं होना चाहिए। 60% ऑफ द GDP, हम कोई तकरीबन 80% के करीब खड़े हुए हैं। यहां से वापसी इतनी जल्दी मुझे होती हुई नजर नहीं आ रही। अब मसला ये हो गया है कि पहले आप कर्जा लेते थे पुराना कर्जा असल रकम वापस करने के लिए, अब आप कर्जा ले रहे हो पुराने कर्जे के ऊपर सूद वापस करने के लिए। असल क्या तो करना ही करना है आपने, कर्जा लेके सूद भी आप नया कर्जा लेके वापस कर रहे हो। जब इस किस्म के हालात हो जाते हैं वहां से इतनी आसानी से निकला नहीं जाता। उसके बाद आपके पास एक ही ऑप्शन बचती है, उसको कहते हैं डेट रिस्ट्रक्चरिंग। ये वो चीज है जो श्रीलंका ने की थी, अभी तक कर रहा है श्रीलंका। उसमें उसको बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, इसमें बहुत ज्यादा इंटरनेशनल क्रेडिटर्स इन्वॉल्व होते हैं, आपकी डोमेस्टिक बैंक्स इन्वॉल्व होती हैं। मेरी अपनी जाती राय में जब तक हुकूमत पाकिस्तान, IMF और वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान के कर्जे की रिस्ट्रक्चरिंग की तरफ नहीं जाते, यहां से निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, और क्योंकि अब इंतखाबात जो है वो तकरीबन सर पे हैं, सियासी पार्टियां बड़े बड़े ऐलान भी कर रही हैं। कोई दोबारा से ये वादा कर रहा है कि लाखों घर बन जाएंगे, कोई ये कह रहा है कि 300 यूनिट फ्री कर देंगे। हमने खुर्रम दस्तगीर साहब से जब ये सवाल किया, उन्होंने कहा कि मुश्किल लगता है क्योंकि इसका मतलब ये है कि 60% बिजली फ्री कर दें पाकिस्तान की। तो ऐलान ये कर देते हैं, ये प्रैक्टिकल दिखाई देते हैं आपको? बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है, बल्कि खुर्रम दस्तगीर खान साहब ने अपने लीडर का बयान नहीं सुना।
उन्होंने जो पंजाब में जलसा हुआ था पिछले हफ्ते, मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने कहा जी कि गालिबन हाफिजाबाद वाला उनका जलसा था कि हम 200 यूनिट्स फ्री कर देंगे। खुर्रम दस्तगीर खान साहब खुद एनर्जी मिनिस्टर रहे हैं, उनको बहुत अच्छी तरह पता है कि जब 200 यूनिट्स आप फ्री करेंगे तो 55% जो बिल वसूल होते हैं पाकिस्तान से वो नहीं आप कर सकेंगे। जब 300 यूनिट्स फ्री कर देंगे तो आप 2/3 से ज्यादा बिल्स वसूल नहीं कर पाएंगे। तो किसी के पास 1500 से लेकर 200 अरब रुपया सालाना कोई इजाफी नहीं है जहां से ये सारी चीजें फ्री हो जाएंगी। 30 लाख घरानों की बात हुई, साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब का बहुत ज्यादा फोकस होता था 50 लाख घर बनाने के। मेरा ख्याल शायद हार्डली को 100 बनाने की उन्होंने कोशिश की थी। उसके लिए एक नई पूरी अथॉरिटी बना दी गई पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी के नाम से। बड़ा उन्होंने काम उस पर करने की कोशिश की, कुछ नहीं हो सका। पब्लिक सेक्टर में ना पैसा है, ना पब्लिक सेक्टर के अंदर इतनी विल है कि इस तरह के बड़े बड़े जो प्रोग्राम करे। इसका जो बेहतरीन हल होता है कि आप इकोनॉमी को ठीक करें, इकोनॉमी को चलने दें। जब इकोनॉमी चलेगी, प्राइवेट सेक्टर उसके अंदर ग्रो करेगा तो प्राइवेट सेक्टर ये काम करेगा। आप जो चीज कर सकते हैं, जो घर बनाने में जो सहूलत दे सकते, जो काफी हद तक इमरान खान साहब ने दे दी थी कि वो जो तबका जो अफोर्ड नहीं कर सकता घर बनाना, उसके लिए जो कर्जों के ऊपर सूद है वो कम कर दे। वो खान साहब ने 4-5% कर दिया था, उसके चंद बेनिफिशरीज भी थे। तो इस वक्त जो स्टेट बैंक की इंटरेस्ट रेट है वो 22% है। आप कर्जा लेने जाते हैं, आम बंदा जो उसको 28% से नीचे, 26% से नीचे कर्जा नहीं मिलता, तो उसे वो घर कैसे बनाएगा? ये काम करे कि वो कर्जा उनको सस्ता दिला दे, इंटरेस्ट रेट्स को कम करे। ये घर काम नहीं हो सकता कि आप 30 लाख जो है घर वो जाके बनाना शुरू कर दें। शहबाज साहब, लास्ट क्वेश्चन, इनिशियल टारगेट और रिफॉर्म, अगर 2 से 3 चीजें आप पॉइंट आउट करें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, क्या होंगी वो गोइंग इनटू द नेक्स्ट इलेक्शंस? 3 काम करें फौरी तौर पर। पाकिस्तान के कर्जे को रीशेड्यूल करवाएं, लोकल कर्जे को भी और फॉरेन कर्जे को भी। दूसरा, जो FBR के अंदर जो इस्लाहात है वो करें। आपको अपने जो सेक्टर्स FBR की जो टैक्स नेट से बाहर है, जिसमें आपका एग्रीकल्चर का भी सेक्टर है, चाहे आपको आईनी तरमीम करनी पड़ती है तो कर जाए। आपका रिटेल सेक्टर है, आपका बाकी जो सेक्टर्स है उनको टैक्स नेट में लेके आए। बहुत सारे सेक्टर्स के ऊपर जो बोझ है वो ज्यादा हो चुका है, जिसमें सैलरीड क्लास है, हमारे ऊपर बेइंतहा बोझ है और उसका कोई प्रोपोर्शनेट नहीं है हमारी आमदन के हवाले से। तीसरी चीज जो करने वाली है वो आपके अखराजात है। वफाकी हुकूमत जो अखराजात को कट करे और खास तौर पर वो अखराजात जो आपके सूबाई नेचर के हैं, जो कि आईनी तौर पर सूबे का काम है, वो वफाकी हुकूमत क्यों कर रही है। और लास्टली, ये जो जितने भी आपके स्टेट ओन एंटरप्राइजेज हैं इसको रिस्ट्रक्चर और प्राइवेटाइजेशन में सिर्फ और सिर्फ एक काम कर लें, ये पावर सेक्टर के ऊपर कुछ कर जाए, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के ऊपर, तो इनके काफी हद तक मसले हल हो जाएंगे। 3-4 काम कर लें, आपकी इकोनॉमी में स्टेबिलिटी होती हुई नजर आएगी आपको। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। शहबाज राना हमारे साथ मौजूद थे और उनकी रिकमेंडेशन है कि एक तो जो हमारे कर्जे हैं उनको रीशेड्यूल करवाना पड़ेगा, प्राइवेटाइजेशन भी अगर करनी है तो उन इदारों से स्टार्ट करें जो कि ज़्यादा नुकसान पहुँचा रहे हैं, जिनकी डिबेट भी नहीं होती और जो बहस का हिस्सा बनते हैं, जिन इदारों की बात की जाती है उसमें सिर्फ सियासी फ़ायदा लोग देखते हैं। और तीसरी चीज़ जो उन्होंने कही वो यही थी कि टैक्स नेट के अंदर आपको एग्रीकल्चर को, रिटेल सेक्टर को लाना पड़ेगा रिफॉर्म के लिए। एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले जो रिकमेंडेशंस थी जिससे रिफॉर्म आ सकती है लॉन्ग टर्म में पाकिस्तान की मईशत में, उस पर हम बात कर रहे थे। अब जो कर्जा है उसको रीशेड्यूल करने की बात भी होती है, प्राइवेटाइजेशन की बात भी होती है, लेकिन एक सवाल ये भी है कि आया ये जो मेन स्ट्रीम की पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं ये इतना मैंडेट रखती हैं कि वो ये इन रिफॉर्म्स को ऑर्केस्ट्रेट कर सकें? उसकी वजह यह है कि अक्सर शिकायत यही की जाती है कि हमारे पास वो मैंडेट नहीं था या हमें वो स्पेस नहीं मिली जिस पे हम लॉन्ग टर्म रिफॉर्म कर सकते। और दूसरी चीज़ एलीट कैप्चर के हवाले से भी बात होती है कि अगर उसको ख़त्म करना है तो क्या ये सियासी पार्टियों के मफाद में है या इनके ही ख़िलाफ़ है अगर वो उस सेक्टर के अंदर रिफॉर्म लेकर आते हैं। तो इस पर हम गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ खाकान नजीब साहब मौजूद हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, मौशी तजिया निगार हैं। फ़ारूक सलीम साहब मौजूद हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, मौशी तजिया निगार हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। खाकान साहब, आपसे आगाज़ करूँगा। सबसे पहले ये बताइएगा, सियासी पार्टियों का जो मंशूर है वो इशू बेस्ड है, हक़ाइक़ को एड्रेस कर रहा है या सिर्फ बयानिए की बात कर रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप पाकिस्तान में इस वक्त तक जितना सियासी मंज़र आम पर उनका मंशूर आया है उसको देखें तो 2-3 चीजें तो बड़ी क्लियरली दिखाई दे रही हैं। दे आर वरीड अबाउट पाकिस्तान इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर, और बिजली का सेक्टर जो है तकरीबन सब मेन स्ट्रीम पार्टीज ने यही कहा है कि उसमें कुछ करने की जरूरत है। मैं जानता हूं कि उनमें से कईयों ने कहा है कि बिजली 300 यूनिट तक हम मुफ्त देना चाहते हैं, बट आई थिंक व्हाट दे आर ट्राइंग टू से इज कि बहुत काम करने की जरूरत है
एनर्जी सेक्टर में अगर हमने इस सेक्टर को ठीक करना है। सो ये एक तो ये पहली बात। दूसरी, अगर आप देखें तो लोगों की वेजेस बढ़ाने की गुफ्तगू हुई है, ये भी एक अच्छी गुफ्तगू है। अब वेजेस बढ़ाने का ऑफ कोर्स ये तरीका तो नहीं है कि सरकार में नौकरियां क्रिएट की जाए, बट असल तरीका ये है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की जाए। अब अगर हम इन दो चीजों पर फोकस करें तो आपको अंदाजा ये होगा कि सब मेन स्ट्रीम पार्टीज ये तो समझती हैं कि पाकिस्तान ये जो मडलिंग थ्रू वाली हालत में है इसमें चल नहीं पाएगा। एनर्जी में प्राइवेटाइजेशन, आईपीपी से मायदे, पाकिस्तान की जो गैस सेक्टर है उसको असर नौ उसको ठीक करना, पाकिस्तान की सब्सिडी रजीम को ठीक करना, एनर्जी सेक्टर स्पेशली जो फंसा हुआ है स्टेट के चुंगल में, उसमें से निकाल कर उसको कैसे प्राइवेटाइज किया जाए। क्या हम डिस्को उसको बेच सकते हैं, क्या हम जेनको उसको बेच सकते हैं? असल में तो मुश्किल फैसले ये हैं। मैंने हमेशा कहा है कि कीमतों को बढ़ाना एक मुश्किल फैसला नहीं होता। IMF तो सिर्फ आपको आसानी से ये कह देता है कि ओगरा नेपरा ने कीमतें सेट की हैं, इनको बढ़ा दीजिए, पर असल फैसले ये हैं कि क्या आप असर नौ कर सकते हैं तंजीम में नौ इन सेक्टर्स की, जो कि बहुत बड़ा काम मांगते हैं आपसे। आई थिंक पॉलिटिकल पार्टीज आर एटलीस्ट हिंटिंग एट ऑल दिस वर्क। कैन दे डू दिस? क्या उनकी जुजियात वो तय कर सकती हैं? क्या वो टीम ला सकती हैं जो इनको हल करें? आई डोंट नो, आई थिंक दैट रियली नीड्स टू बी सीन। सही, मतलब देखना पड़ेगा कितना प्रैक्टिकल है ये बेसिकली। तो इस पर अगर हम मैनिफेस्टोज की बात करें तो फारूक साहब ये आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरह से MQM ने भी अपने मंशूर में ये लिखा हुआ है कि नौजवानों के ज़रिए $100 बिलियन कमा के IMF से जान छुड़वा लेंगे, ये इनकम जनरेशन कहाँ से होगी? मुझे महसूस ये हो रहा है कि जो हक़ाइक़ है पाकिस्तान के अंदर उसमें और जो हमारी सियासी आदत है उसमें डिस्कनेक्ट बड़ा वाज़ेह तौर पे नजर आता है। पिछले 5 सालों में जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हुई पाकिस्तान के अंदर, उसका अंदाजा आप इस तरह लगा सकते हैं कि 2018 में जो इलेक्शन था उस वक्त तकरीबन 5 करोड़ ब्रॉडबैंड के सब्सक्राइबर्स थे पाकिस्तान के अंदर। आज वो पिछले 5 सालों में सिर्फ बढ़ के 13 करोड़ पे पहुंच गए। अब अगर सियासतदान वो 25 साल 30 साल पुरानी वाली सियासत खेलना चाहते हैं, जिसमें नाराबाजी है, जिसमें शख्सियात का बेचना है, जिसमें आप माजी की ज्यादतियां या माजी की कुर्बानियां जो है वो बेचना चाहते हैं अपने वोटर्स को, तो मेरा ख्याल है कि वो काम नहीं हो पाएगा। अगर ये कहा जाए कि 300 यूनिट फ्री दिए जाएंगे, तो जिसको जिस तक ये पैगाम पहुंच रहा है उसके पास रसाई है, मोबाइल फोन है, वो ब्रॉडबैंड का सब्सक्राइबर है, उसको पता है कि ये नहीं हो सकता। उसको वो जानता है कि IMF के बगैर मुल्क का गुजारा नहीं है। वो ये भी जानता है कि मुल्क के अंदर कोई 500-600 अरब रुपए की बिजली चोरी हो जाती है। वो ये भी जानता है कि खजाना जो है वो खाली है। तो ये वादे करना जो शायद माजी में कोई 25-30 साल की सियासत में तो ये चूरन बिक जाता था, मैं समझता हूँ कि अब वो नहीं हो पाएगा। जो डिजिटल तब्दीली आई है पाकिस्तान की आवाम के अंदर, और दूसरा अगर आपने देखना है जो डेमोग्राफिक तब्दीली है, कोई 10 करोड़ वोटर रजिस्टर थे 2018 में, आज वो कोई 12.5-13 करोड़ के करीब है, और उसमें से तकरीबन 70% ऐसे हैं जो 18 से 45 साल की उम्र के हैं। तो उनको रसाई है, मिनट टू मिनट न्यूज पहुंच रही है। वो ये चाहते हैं कि जो बोझ है एक पाकिस्तानी के ऊपर, उसका हल क्या है। अगर आपने मंशूर बनाना है हमें उसमें इसका हल बताएं। अगर महंगाई है, बिजली का यूनिट 55 रुपए पे है, तो उसका हल क्या है वो आप हमें मैनिफेस्टो में बताएं, वो हमें आप अपनी तकरीर में बताएं। वो सुनाई नहीं दिया जा रहा। सही, मतलब आपका कहना यह कि इम्प्रैक्टिकल किस्म के मैनिफेस्टोज़ हैं और ज़मीनी हक़ाइक़ से बहुत डाइवोर्स्ड हैं ये पार्टीज़। तो इस पर खाकान साहब, आप जिस तरह प्राइवेटाइजेशन की बात कर रहे थे, अब प्राइवेटाइजेशन के ऊपर भी जो बहस होती है उसमें सबसे टॉप पे PIA होती है और वहीं पे वो बहस ख़त्म हो जाती है, जबकि नंबर्स ये बताते हैं कि सबसे ज़्यादा लॉस मेकिंग जो इदारे हैं उनमें डिस्कोज़ ही आते हैं। तो आप डिस्कोज़ की बात तो कर रहे हैं, लेकिन वहाँ तो डिबेट ही नहीं हो रही कि इनका भी कुछ करना है। हम एक किताब लिखा करते थे जिसमें हम ये लिखा करते थे फाइनेंस मिनिस्ट्री में कि पाकिस्तान की SOEs कैसे परफॉर्म कर रही हैं। 2013 से ऑनवर्ड्स हर साल मैंने ये किताब छापी। 2022 की किताब में जो टॉप 10 लॉस मेकिंग यूनिट्स हैं उसमें से 7 जो हैं वो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं। मैंने इसलिए आपके सामने ये बात रखी कि स्टेट इनको नहीं चला सकती। फर्क देखिए कि एक टेलीकॉम सेक्टर है जिसको हमने प्राइवेटाइज किया और हमने
कंपेटिटिव बिहेवियर क्रिएट किया, एक मार्केट क्रिएट की। आज आप एक कंफर्टेबल सेटअप में हैं जहां पे एक ब्रॉडबैंड की भी सहूलत है, टेलीफोनी की भी सहूलत है, मोबाइल की भी सहूलत है, 4G भी चल रहा है। लेकिन वो निगरान हुकूमत कहती है उसमें कभी भी ग्लिच आ सकता है। जी, ग्लिच तो ऑफ कोर्स फिर अगेन स्टेट इंटरवेंशन से ही आएगा, बट अदरवाइज इट इज वर्किंग फाइन। सो अगर आप इसको एनर्जी सेक्टर बोथ गैस एंड पावर से कंपेयर करें तो आपको रियलाइज होगा कि ना रेगुलेशन ठीक है, बिकॉज हमारा रेगुलेटर नेपरा और ओगरा भी उस सतह पे नहीं है कि वो मार्केट क्रिएट कर सकता, वो टैरिफ देने से आगे नहीं बढ़ रहा। मेरे ख्याल में वैसे भी एनर्जी का एक रेगुलेटर होना चाहिए, पाकिस्तान एनर्जी रेगुलेटर, ये पहला रिफॉर्म होगा। डिस्कोस की प्राइवेटाइजेशन या कोई और प्राइवेटाइजेशन, पीआईए के हमने कई रीस्ट्रक्चरिंग प्लान लिखे जिन कंपनी से आज हम ये काम करा रहे हैं, एफएस ये पहले भी ये काम कर चुकी हैं। 2016 में ये मॉडल मौजूद है बाइफरकेशन का। मैंने एक कंपनी भी सरकार में रहते हुए रजिस्टर कराई थी, PMLN की ही गवर्नमेंट थी, कि उसमें हम ये एसेट्स ट्रांसफर कर दें। इसमें भी कोई नई गुफ्तगू नहीं है। पर बात ये है कि क्या प्राइवेटाइजेशन कमीशन खुद ये अहलियत रखता है, खुद ये सलाहियत रखता है? मैं बार बार कहता हूं कि चीजें बेचने से पहले बिल्ड योर प्राइवेटाइजेशन कमीशन इनटू अ फर्स्ट रेट प्राइवेटाइजेशन कमीशन विद अ वेरी स्मार्ट चेयरपर्सन एंड अ टीम अंडर हिम और हर, जो ये काम कर सके ताकि ये कोर्ट में चैलेंज ना हो, ताकि इसकी वो कीमत मिल सके पीआईए की, डिस्कोस की, बैंकों की, जो आपको मिलनी चाहिए ताकि आप आगे बढ़ सके। इसकी एक क्विक मिसाल देता हूं। चूंकि आपने बीओआई में कामयाबी नहीं हासिल की तो आपको SIFC बनानी पड़ी। ये इतनी ही सादा गुफ्तगू है। हमने ये इदारे इसलिए बनाए थे कि इसमें प्राइवेट सेक्टर के हजरात आएंगे, वो इनको चलाएंगे, हम ये काम नहीं कर सके। सो यू हैव टू रियली थिंक थ्रू के प्राइवेटाइजेशन सिर्फ इस चीज पे डाल देना कि ये पॉलिटिकल विल नहीं है, आई डोंट थिंक दैट्स द होल स्टोरी। ठीक है, पॉलिटिकल विल से बढ़ के ये मामलात हैं। इस पे फारूक साहब, ये प्राइवेटाइजेशन की जो बात है, अब जैसे ही इस तरफ जाएंगे तो ट्रेड यूनियंस का रिस्पॉन्स भी आता है, एहतजाज भी शुरू हो जाते हैं, उसको कैसे डील करेंगे? देखिए, दुनिया में बहुत सारे मॉडल हैं जिसका जिक्र आप कर रहे हैं। पोलैंड का एक बड़ा अच्छा मॉडल है प्राइवेटाइजेशन का, जहां उन्होंने इन सब ट्रेड यूनियन से डील किया। उनको 5-5 साल के जो है वो गोल्डन हैंडशेक भी दिए गए। तो मॉडल एग्जिस्ट करते हैं, दो चीजों की जरूरत है। एक का जिक्र खान साहब ने किया, पॉलिटिकल विल का, और दूसरा कैपेसिटी बिल्डिंग का। दोनों बातें खान साहब की ठीक है। एक से काम नहीं चलेगा, सिर्फ नीयत से काम नहीं चलता। नीयत और सलाहियत जब तक दोनों जमा नहीं होंगी, प्राइवेटाइजेशन कमीशन हो या कोई और इदारा हो, उस वक्त तक जो गोल आपने सेट किए हैं वो पूरे नहीं हो पाएंगे। तो ये इस वक्त पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्जा है, गैस और बिजली का मिला के वो कोई 6,000 अरब पे पहुंच चुका है। ये इतना बड़ा, इसका क्वांटम, इसका मैग्नीट्यूड इतना बड़ा है कि ये पूरी की पूरी मईशत को ले डूब सकता है अपने साथ अगर कुछ किया ना गया। अभी सर ये कहता है कि IMF कहता है कि आप अपनी जो जिस कीमत पे बिजली ले रहे हैं उसी कीमत पे बेचें, उसको बराबर करने की कोशिश करें। नतीजा निकलता है कि टैरिफ बढ़ा दिया जाता है। अब यही गलती हम पिछले कोई 15-20 साल से करे चले जा रहे हैं कि शायद टैरिफ बढ़ाने से हमारा गर्दिशी कर्जा कम हो जाएगा, लेकिन वो हो नहीं रहा। अब वो ये कहा जाता है कि अगर आप एक ही गलती को दोहराते चले जाएं और तवक्को इस चीज की रखें कि कोई नई चीज सामने आ जाएगी, तो आइंस्टाइन कहा करता था कि ये बेवकूफ़ी की डेफिनेशन बनती है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। मतलब ये इसमें फॉरवर्ड थिंकिंग लानी पड़ेगी। एक ब्रेक शामिल करते हैं यहाँ पे। ब्रेक के बाद जो एलीट कैप्चर को ख़त्म करने का कुछ पार्टियां क्लेम किए हैं उसको डिस्कस करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। मुआशी इस्लाहात के हवाले से हमारी डिबेट जारी है। इस पर खाकान साहब ये बताइएगा कि पीपल्स पार्टी बिलखसूस बिलावल भुट्टो साहब ये कहते हैं कि मैं 17 मिनिस्ट्रीज़ बंद कर दूंगा। इसके अलावा पाकिस्तान में 1700 अरब रुपए का एलीट कैप्चर, आपको पता है कि एलीट की सब्सिडीज़ में हम और आप या और आम आवाम जो हैं वो अपनी सैलरीड क्लास में से 200% एक्स्ट्रा टैक्स देती है इंपोर्टर के मुकाबले में। तो उस एलीट सब्सिडीज़ का जो क्लेम किया जा रहा है कि वो ख़त्म हो जाएंगी, 17 मिनिस्ट्रियाँ ख़त्म हो जाएंगी, ये प्रैक्टिकल है या ये भी सिर्फ एक ख्वाहिश ही है और सिर्फ सियासी नारा है? देखिए, पाकिस्तान का जो फिस्कल फेडरल फ्रेमवर्क है, इससे मेरा मतलब है मालियाती तौर पर जो इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट है वो बहुत ही मुश्किल में है।
अंदाजा लगाइए, इस साल हम 8,300 अरब रुपया सिर्फ डेट और अपने मार्कअप की पेमेंट में देंगे। इसको देने के लिए हम 1300 अरब बोरो करेंगे और फिर हम ये देने के काबिल होंगे, क्योंकि हमारे पास 7,000 अरब रुपए के करीब रकम बचती है प्रोविंसेस को देके। पेंशन्स, फेडरल गवर्नमेंट का चलना, पीएसडीपी, पाकिस्तान का इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, आर्म्ड फोर्सेस, एवरीथिंग इज ऑन बोरोड मनी। अगर यहां पे खड़े हैं तो फिर फेडरल फिस्कल फ्रेमवर्क को रिन्यू करने के लिए क्या चीजें लाजिम और मलजूम है? नंबर 1, एनएफसी अवार्ड का रीथिंक। नंबर 2, जो सब्जेक्ट्स, ये 17 ही हैं, ये बात दुरुस्त है, जो फेडरल के पास हैं, जो उनका काम नहीं है, हेल्थ, एजुकेशन, पावर्टी, ज़कात, उशर, पॉपुलेशन, क्लाइमेट, फूड, एग्रीकल्चर, इनको जब आप डिवॉल्व करेंगे तो करंट में भी और पीएसडीपी में भी आपको 300 से 500 अरब इवेंचुअली जाकर बचना शुरू होंगे। अपने इकोनॉमिक सर्वे में जाइए तो आपको दिखाई देगा कि 2240 अरब रुपया, ये कोई मल्टीलैटरल नहीं कह रहा, मैं नहीं कह रहा, हुकूमत पाकिस्तान कह रही है, 2240 अरब रुपए की टैक्स एग्जेम्पशंस और कंसेशंस, जिनको हम टैक्स एक्सपेंडिचर कहते हैं, वो वहां पड़ा हुआ है। अब अगर मैं इन सब चीजों को मिलाऊं तो इस बात में सदाकत होगी कि फेडरल फिस्कल फ्रेमवर्क एनएफसी से लेकर, डेवोल्यूशन से लेकर, पाकिस्तान के टैक्स एक्सपेंडिचर्स को ठीक करने तक एक बहुत बड़ा होल है, जिसको करेक्ट किए बगैर पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। अगेन, खाकान साहब, सॉरी टू कट यू हियर, लेकिन अगर इसी पॉलिटिकल एलीट से हम ये एक्सपेक्ट करें कि ये अपनी ही सब्सिडीज को कट डाउन कर लेंगे, तो हम रियलिस्टिकली सोच रहे हैं या हमारा भी वही हाल है जो उनका है? मैं एक बात कहूं, पाकिस्तान का मडलिंग थ्रू का ऑप्शन खत्म हो गया है। आई थिंक ये बात अया हो गई है हर आमो खास को। पाकिस्तान का ये ऑप्शन के सऊदी अरेबिया, चाइना या कहीं से भी पैसे लेकर हम इसको चला लें, पाकिस्तानियों को दे हैव टू पे अप एंड दे हैव टू गिव अप द प्रिविलेजेस जो उनको अनफॉर्चुनेटली हमने बहुत दिहाइयों से सस्ती गैस से लेकर टैक्स कंसेशंस तक दिए हुए हैं। अदरवाइज आईएमएफ का नया प्रोग्राम भी मुश्किल होगा, और अगर वो मुश्किल में आएगा तो आप फिर जून वाली सतह पे चले जाएंगे जब डिफॉल्ट की बातें होती हैं। सो दैट इज इनएविटेबल। ठीक है फारूक साहब जी, फारूक साहब आप बताइएगा, ये जिस तरह से एनएफसी अवार्ड की भी बात की खाकान साहब ने, अब बहुत से लोग तो इस खदशे का इजहार करते हैं, पीपल्स पार्टी में भी और जमातों में भी, कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी पे कोई कदगन लग जाएगी और उसको रिवर्स करने की कोशिश की जा रही है। पिछली तहरीक इंसाफ की हुकूमत में भी रिपीटेडली कहा गया कि 18वीं तरमीम से बहुत नुकसान हो रहा है। तो हमें डेवोल्यूशन ऑफ पावर की बातें तो सुनाई जाती हैं, लेकिन होने तो कुछ और नहीं जा रहा। आपको खदशा है इस बात का? देखिए, खाकान साहब ने सारा जो अदाद शुमार हैं, जो हिसाब किताब है, वो आपके सामने रखा है और वो दुरुस्त है। जो विफाकी हुकूमत है वो अगर दिफा के लिए 1800 अरब रुपया खर्च कर रही है, तो वो दिफा सिर्फ इस्लामाबाद का नहीं हो रहा, वो पूरे पाकिस्तान का हो रहा है। और अगर 8,000 अरब के करीब जो है वो सूद की मद में कर्जे वापस किए जा रहे हैं, सूद दिया जा रहा है, तो वो जो कर्जा लिया गया था वो सिर्फ इस्लामाबाद के ऊपर तो नहीं खर्चा गया था। देखिए, जो स्टेज एमएफसी के बाद है, अगर आप तकरीबन 60% जो विफाकी रेवेन्यू है वो सूबों में बांट दें, तो फिर ये बजट नहीं बन सकता, फिर ये रियासत नहीं चल सकती, फिर ये विफाक नहीं चल सकती, फिर ये फेडरेशन नहीं चल सकती। वो मैथ ही पूरा नहीं होता। यानी कि आप हर चीज के लिए कर्जा लेने निकल जाएंगे। एक बात जो बिलावल भुट्टो साहब ने दुरुस्त की है वो वजारतें काटने की है, और वो भी फिर दोबारा से आप देख लीजिए, वो भी 18वीं अमेंडमेंट के साथ कनेक्टेड है। इस वक्त कोई 34 वजारतें रखी हुई हैं विफाक के अंदर। मेरा ख्याल है कि 28 से ज्यादा नहीं चाहिए, 28 उसमें से काटी जा सकती हैं, 6-7 से ज्यादा वजारतें विफाक में नहीं चाहिए। और वो जो 750 अरब रुपया रनिंग ऑफ द सिविल गवर्नमेंट में बजट में देखा जाता है, वो कम से कम उसमें से 300-400 अरब रुपया जो है उसकी कटौती की जा सकती है। सवाल वही है जो आप पूछ रहे हैं, हु विल बेल द कैट, ये काम कौन करेगा? नहीं तो आप बताएं ना, फिर कौन करेगा? आपने खुद ही उसका जवाब दिया कि जो एलीट का हिस्सा है जी, वो तो की प्रिविलेजेस जो है वो नहीं काट पाएंगे, नहीं काट सकते हैं। और हमारे यहाँ जो मॉडल इस वक्त माशी मॉडल चल रहा है
वो आपको याद होगा कि रॉबिन हुड की कहानी सुना करते थे कि वो अमीरों से पैसे लूट के और गरीबों में बांटा करता था। हमारे यहाँ ये रिवर्स रॉबिन हुड का मॉडल, यहाँ पे गरीबों की जेब से पैसा निकाल के और इलीट की जेब में डाला जाता है। ये रिवर्स रॉबिन हुड का मॉडल कौन तोड़ेगा? ये एलीट क्लास खुद तो नहीं तोड़ पाएगी। ठीक है खाकान साहब, आपने ये रॉबिन हुड की मिसाल भी सुन ली। अब असल में बात तो ठीक है कि 200% ज़्यादा टैक्स तो सैलरी क्लास दे रही है असल में, और इसमें डिस्पैरिटी को कौन फिर ख़त्म करेगा? हम इस सियासी क़यादत से ठीक है नहीं एक्सपेक्ट करते कि यही इलेक्शन जीत कर आएंगे और इनका अपना भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा वहाँ पे, जिस तरह रहा पहले भी। तहरीक इंसाफ के दौर में भी देख लीजिए, जो इकनॉमिक मैनेजर्स थे उनकी कॉल्स लीक होती रहीं और अपने बैंक को बचाने के लिए IMF के प्रोग्राम को सबोटाज करने की बात होती रही। तो फिर एक्सपेक्टेशन अवाम को किससे करनी है, उन्हें कौन बताएगा? So here's the positive story। वो ये है कि मैं और आप ये गुफ्तगू कर रहे हैं और बहुत गहरी गुफ्तगू कर रहे हैं। हम सतही गुफ्तगू कतई तौर पे नहीं कर रहे। हमने एनर्जी की भी बात बड़ी गहरी की है, हमने फिस्कल फ्रेमवर्क जो फेडरल का है उसको करेक्ट करने की बात बहुत गहरी की है। सो पहली बात यह कि इसकी नैरेटिव बिल्डिंग शुरू कीजिए। ये आप करने की कोशिश कर रहे हैं, हम खुल के गुफ्तगू कर रहे हैं और हम चीज को समझते हैं। नंबर 2, आई थिंक इस वक्त जो SIFC का कयाम हुआ है, और मैं खुल के ये कहता हूं कि उसका जो ओवर आर्चिंग फ्रेमवर्क है वो रहेगा और वो एक होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच पे है। हम जैसे लोग उनसे बात करें, आप मीडिया के थ्रू करें, हम बार बार इस चीज को उभारें। तो जो तीसरी फोर्स है, जो पॉलिटिकल फोर्स है, मतलब एक टेक्नोक्रेसी की फोर्स है, विद मीडिया काम करे, एक SIFC का होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच हो, और जो तीसरी फोर्स है पॉलिटिकल, उसको बराबर कराई जाए ये गुफ्तगू कि ये जरूरी हो गया है कि अब आप ये काम करें, ये सही सिमत है। आपका भी सर्वाइवल, पाकिस्तान का सर्वाइवल, 5 साल हुकूमत करने का सर्वाइवल इन चीजों में है, ना कि कीमतों को बढ़ाना, जो कि रिफॉर्म नहीं होता। सही, मतलब इन्फ्लेशन से मसला हल नहीं होगा। एक ब्रेक शामिल करते हैं और ब्रेक के बाद जो टॉप रिफॉर्म्स का एजेंडा होना चाहिए वो क्या होगा, इसको डिस्कस करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। इकनॉमिक रिफॉर्म्स के हवाले से हमारी बहस जारी है। फ़ारूक साहब, आपसे ये सवाल करूंगा कि कहा तो यही जाता है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ का एक ही तरीका कार होता है, एक ही अप्रोच होती है। ब्लूमबर्ग कहता है कि तकरीबन 2-3 दहाइयों में नून लीग की जो इकनॉमिक प्लानिंग थी वो बेहतर थी। आपको लगता है कि कोई लेसर ऑफ द ईवल है अमंग द मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज? देखिए, जो बुनियादी माशी ढांचा है वो तो पिछले कोई 25, 30, 35 सालों से बदला नहीं है। उसमें बहुत बड़ा रोल जो है वो हुकूमती सेक्टर का है। अभी फाइड की कुछ अर्सा पहले एक बड़ी जबरदस्त रिपोर्ट आई थी और मैं ये सोचा करता था कि शायद हुकूमत का हिस्सा जो है हमारी GDP में वो 30-35% होगा, लेकिन फाइड ने ये साबित कर दिखाया कि वो 70% के करीब। अब हुकूमत का काम जो है वो हुक्मरानी करना होना चाहिए, वो मईशत में और कमर्शियल एंटरप्राइजेज में चलाना और हिस्सा लेना नहीं होना चाहिए। ये बुनियादी ढांचा में ये तब्दील नहीं हुआ, चाहे जो भी सियासी जमात आई है। दूसरा जो प्राइवेट सेक्टर में है वो कार्टेल्स का एक बड़ा स्ट्रांग होल्ड है। उसमें चीनी का कार्टेल है, सीमेंट का कार्टेल है, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का कार्टेल है, बैंक्स अपना एक वही जिसपे खान साहब ने कहा था कि माफिया से मैं नहीं लड़ पाया, तो वो कार्टेल बस्टिंग भी नहीं हो पाई। तो जो बुनियादी माशी ढांचा है वो तो मुझे पिछले 30-35 सालों से उसमें कोई तब्दीली नजर नहीं है। ठीक है खाकान साहब, आपको लगता है कि जिस तरह से PMLN बड़ी बिजनेस ओरिएंटेड पॉलिटिक्स का करने का क्लेम करती है, लेकिन दूसरी तरफ अब एग्रीकल्चरल सेक्टर जो है वो भी टैक्स नेट में उस तरह से नहीं आ पाया, रिटेल सेक्टर भी उसी तरह है, तो फिर टैक्स क्या गरीब आदमी देता रहे सिर्फ? कोई कॉन्स्टिट्यूशनली भी आप रिफॉर्म रेकमेंड करेंगे करनी चाहिए? सो हमने एक्सपेंडिचर वाइज तो बहुत अच्छी गुफ्तगू की। टैक्स का जो ढांचा है उसमें 3 चीजें तो कलीदी हैं कि पॉलिसी में जो इम्प्रूवमेंट चाहिए वो रिलेट करती है रियल एस्टेट को भी, रिटेल को भी, होलसेल को भी, और एग्रीकल्चर इनकम टैक्स 4 अरब पूरे मुल्क से कलेक्ट होता है, जबकि पूरे मुल्क की इकोनॉमी में 20 से 21% GDP में एग्रीकल्चर का हुजम है। सो ये तो पॉलिसी साइड। एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे बहुत काम करने की जरूरत है। टैक्स गैप बहुत बड़ा है पाकिस्तान का, जो नाफिजुल टैक्सेस हैं उसकी कलेक्शन एनफोर्समेंट में बहुत काम होने वाला है। बट लेट मी से समथिंग सो दैट अगले 6 महीने भी जो हैं, मैं आपके प्रोग्राम की वसातत से देखें, बड़े क्लियर हैं। मैक्रो स्टेबिलिटी जो इस वक्त आपने अर्न की है बीइंग इन एन IMF प्रोग्राम, उसको बरकरार रखने के लिए मार्च अप्रैल में एक नए प्रोग्राम में ट्रांजिशन करना,
आने वाली हुकूमत का सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट कदम होगा। ये इस्तेहकाम देगा हुकूमत को भी और पाकिस्तान की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए लाजिम व मलजूम है। नंबर 2, जो बजट में हमने गुफ्तगू आज डॉक्टर साहब ने भी की, मैंने भी कुछ चीजें सामने रखी। एक्सपेंडिचर साइड पे वो मस्ट हैं और कुछ टैक्सेशन साइड पे जो चेंजेस पॉलिसी लेवल की हैं वो दिखाई देनी चाहिए। अगर ये 2 काम कंफर्टेबली हो जाते हैं तो मैक्रो स्टेबिलिटी रखते हुए, रिजर्व्स का बिल्डअप रखते हुए, ये अगर एक्सपेंडिचर रिफॉर्म भी दिखाई देगा तो इन्फ्लेशन भी संभलना शुरू हो जाएगी और अगली हुकूमत सेटअप हो जाएगी कि वो फिर 5 साल में एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, पाकिस्तान के ग्रोथ की ट्रांसफॉर्मेशन, खाकान साहब, सॉरी टू कट यू हियर, अगर दोबारा से हम ये देखें कि डार साहब की तरह कोई आकर ये कह दे कि नहीं मिलता, IMF का प्रोग्राम तो ना मिले, तो फिर उसका क्या हल होगा? हम तो आप तो कह रहे हैं कि मार्च से ये आर्गूमेंट शुरू करना पड़ेगा, लेकिन अगर कोई एंटी IMF फिलॉसफी के साथ आ जाए तो फिर क्या करना है? फिर ये रियलाइज करना है कि अगले साल भी 25 अरब डॉलर के लगभग की जरूरत है, इस साल भी 25 अरब डॉलर चाहिए, अभी भी उसमें 4-5 अरब डॉलर बाकी हैं। ये हम IMF की छतरी जैसे ही रिमूव होगी हमारे लिए लाना मुश्किल हो जाएंगे। और आपके दोस्तों ने आपको क्लियरली कहा है, स्टे विद द फंड, स्टे विद रिफॉर्म्स एंड वी विल कीप हेल्पिंग यू। सो आई थिंक अब ये बात यहाँ हो गई है कि ये ऑप्शन भी नहीं है पाकिस्तान के पास। ठीक है फारूक साहब, आपसे आखिरी सवाल, पॉलिटिकल रिट की भी बात होती है। शब्बर ज़ैदी साहब का मुझे बयान याद है कि जैसे ही हमने टैक्सेशन की कोई बात किया करते थे हम लोग, तो एक वफ्द आ जाया करता था किसी की सिफारिश लेके कि प्लीज़ इस तरफ ना आइएगा, इधर का फ्रंट ना खोलें। तो ये रिफॉर्म का अगर नीयत भी हो, इंटेंशन भी हो, रिट है पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास? देखिए, मेरा मौक़िफ़ ये रहा है कि पाकिस्तान का प्रॉब्लम जो है वो टैक्सेस नहीं है। अगर आप 12 साल पुराना बजट निकाल के देखें तो उसमें जो टैक्स का हद रखा गया था वो कोई 1500 अरब का था, और जो अभी बजट हमने लास्ट ईयर का देखा है उसमें कोई 9000 अरब पे पहुंच गया। तो इसका मतलब टैक्स तो इकट्ठा हो रहा है और बहुत ही तेजी से बढ़ता चला जा रहा है। मसला टैक्स कलेक्शन का मेरे नजदीक नहीं है। मेरे नजदीक मसला जो है वो आपके पास हुकूमती इखराजात का है। 12 साल पहले हुकूमती अखराजात जो है वो कोई 2-2.5 हजार अरब हुआ करते थे, और अब वो हमें हुकूमत बता रही है कि वो 14,500 अरब पे पहुंच गए हैं। तो जिस तेजी से हुकूमती अखराजात बढ़ रहे हैं, आप पाकिस्तानियों का, रिटेल सेक्टर का, एग्रीकल्चर सेक्टर का सब पे टैक्स लगा दें, बाकियों का खून चूस लें, तो ये एक्सपेंडिचर तो पूरे नहीं हो सकते। ठीक है फारूक साहब, शॉर्टली योर 3 recommendations फॉर द नेक्स्ट गवर्नमेंट। देखिए, सबसे पहले जो सबसे बड़ा नुकसान करने वाला सेक्टर है, जो पावर सेक्टर है, उसका जब तक कोई नहीं निकलता उस वक्त तक ये इकोनॉमी जो है ये खतरे में रहेगी कि किसी वक्त भी आप समझिए कि ये डूब सकती है। तो पहली ये है कि आपके पावर सेक्टर, जो बिजली का सेक्टर है, गैस का सेक्टर है, अभी हुकूमत ने हमें बताया कि पिछले साल 590 अरब रुपए की बिजली की जो है वो चोरी हो गई। तकरीबन 1 अरब रुपया रोजाना का जो है वो गैस के सेक्टर में नुकसान हो जाता है। ठीक है, और सेकंड सर? हाँ, वो तो पावर सेक्टर। एंड व्हाट्स द सेकंड वन? सेकंड वन, जैसे खाकान साहब ने बताया, आपके सामने रखा कि एक्सपेंडिचर कट्स, मेरा ख्याल है कि एक्सपेंडिचर कट, ठीक है, और प्राइवेटाइजेशन जो 200 के करीब हमारे स्टेट ओन एंटरप्राइजेज हैं जिनके ऊपर 2,500 अरब का कर्जा है। ठीक है खाकान साहब, आपके 3 recommendations शॉर्टली। Get the IMF done as soon as you come into government. एक बजट पेश किए जो रवायती ना हो, जिसमें एक्सपेंडिचर रिफॉर्म्स जैसे हमने गुफ्तगू किया वो क्लियरली दिखाई दे रहे हो। थर्डली, ओपन अप द कंट्री टू प्राइवेटाइजेशन, एनर्जी सेक्टर रिफॉर्म्स और इन्वेस्टमेंट साइड के रिफॉर्म्स, ताकि लोग पाकिस्तान में आके रुपया लगाएं, डॉलर लगाएं, ताकि हमारी ग्रोथ का जो फ्रेमवर्क है वो खुलकर सामने आए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया खाकान नजीब साहब, फारूक सलीम साहब हमारे साथ मौजूद। और पैनल की राय ये थी कि एक्सपेंडिचर को कट करना पड़ेगा, पावर सेक्टर को रिफॉर्म करना पड़ेगा, और सबसे बड़ी चीज़ ये कि एलीट सब्सिडीज़ को मज़ीद हमारा सिस्टम जो है वो सस्टेन नहीं कर सकता। उसकी वजह ये है कि पहले ही सैलरीड क्लास में और जो लो इनकम तबका है उसके ऊपर बहुत टैक्स का बोझ है। इसको मज़ीद अगर बढ़ाएंगे तो इससे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी क्रिएट होगी। जमहूर का मंशूर से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।